की भी करते हैं। यानी यूएन जनरल असेंबली चल रही है और यूएन जनरल असेंबली से खिताब करने के लिए जहां वजीर आजम का दौरा आज से शुरू हुआ है, यानी आज वो रवाना हो चुके हैं अमेरिका के लिए, जहां पर जो बाइडेन और कमला हैरिस के साथ उनकी मीटिंग है और फिर यूएन जनरल असेंबली से उनकी बात करनी है। वहीं पर यूएन जनरल असेंबली से पहले आज अफगानिस्तान के मामलात पर भी काफी बहस अंदर और बाहर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक मूव खेलते हुए सुहेल शाहीन को सामने किया है कि वो अफगानिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करेगा, वहीं पर माना जा रहा है कि अफगानिस्तान और चीन की सूरत हाल को डिस्कस किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग के दौरान। संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ है, फॉरेन एक्सपर्ट है और हालात को अच्छे से समझते हैं। संजीव सर, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। 22 से 25 धन्यवाद। बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज से समझ लीजिए ये टूर शुरू भी हो गया है, लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मीटिंग जो 1 to 1 है, इसे हम कैसे देखें? क्योंकि इस मीटिंग पर न सिर्फ चाइना की नजर रहेगी, पाकिस्तान की नजर रहेगी, थर्ड प्लेयर अफगानिस्तान की भी नजर रहेगी, अगर मैं अपने सब कॉन्टिनेंट की बात करूं। और वर्ल्ड वाइड हम देख ही रहे हैं कि इस मीटिंग को लेकर काफी चीजें, ऐसा माना जा रहा है कि वर्ल्ड सिनेरियो में एक बड़ी पहल जो है वो यहां से होगी जी इस मीटिंग के बाद, चाहे वो क्वाड हो या कुछ और भी हो। जी गौहर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो मुलाकात है ये भारत और अमेरिका के संबंधों को तो और गहरा करेगी ही, भारत और अमेरिका के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उसको तो गहरा करेगी ही, और विशेष रूप से जो भारत और अमेरिका का काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कोलैबोरेशन है, उसको और ये गहरा करने का कार्य करने जा रही है। साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा कि क्वाड की भी मीटिंग होने वाली है और भारत का जो मल्टीलेटरल एंगेजमेंट है, खासकर जो विश्व के जो जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, जो ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे राष्ट्र हैं, उनके साथ भी ये संबंधों को और गहरा करने जा रही है। और आप जानते हैं गौहर साहब कि ये जो क्वाड का इनिशिएटिव है, ये चाइना के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चाइना जिस तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की साजिशें रचता है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान जैसे आतंकपरस्त राष्ट्रों को सह दे करके भारत को घेरने की कोशिश करता है, जिस तरीके से वो भारत के अन्य पड़ोसी राष्ट्रों को लगातार अपने बीआरआई के जाल में फंसा करके, कर्ज के जाल में फंसा करके भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है, सीमा विवाद को उसने पहले ही खड़ा कर रखा है। तो ऐसे में चाइना के ऊपर लगाम लगाने में ये जो क्वाड का इनिशिएटिव है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। और चाइना का ये जो चरित्र है सिर्फ भारत के लिए और साउथ एशिया में ही नहीं दिख रहा है, बल्कि ताइवान की बात करें, साउथ चाइना सी की बात करें, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना इसी तरीके के चैलेंजेस अन्य राष्ट्रों के लिए भी पैदा कर रहा है, अमेरिका के लिए भी वो चैलेंज पैदा कर रहा है। तो अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो राष्ट्र हैं वो आज साथ मिलकर के आ रहे हैं और क्वाड के इनिशिएटिव को ये गहरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो कुल मिला के अगर देखें तो ये भारत और अमेरिका के संबंधों को ये जो विजिट है वो निसंदेह गहरा करेगी। साथ ही साथ भारत का जो क्वाड का जो इनिशिएटिव है उसको भी और सशक्त बनाने का ये कार्य बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जब मैं इसको विजा विज पाकिस्तान के चश्मे से देखता हूं तो इमरान खान को ये मलाल है और ये नाराजगी है जो बाइडेन से कि उन्होंने जी टेलीफोन नहीं किया, जिसको लेकर वहां के एनएसए, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर के बड़े बयान सामने आए और काफी कंट्रोवर्सी दुनिया में हुई कि वॉर अगेंस्ट टेरर में जी हम आगे हैं और जो कुछ तालिबान कर रहा है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, उसमें मुझे जी फोन कॉल आनी चाहिए थी। इस तरीके के उल्टे सीधे बयान आए हैं। एक तरफ से वहां फोन गया नहीं, वहीं पर दूसरी तरफ से व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग, ये मैसेज कहां कहां की ओर जा रहा है? देखिए गौर साहब, मैसेज बहुत स्पष्ट है कि ये जो नया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का है वो पाकिस्तान की जो संदिग्ध भूमिकाएं रही हैं, पाकिस्तान जिस तरीके से उसने तालिबान को दोहरे चरित्र के साथ मदद की है, पाकिस्तान जिस तरीके से अमेरिका के साथ से पैसे भी लेता रहा और अमेरिका के साथ वो ठीक तरीके से कोऑपरेट भी नहीं करता है, उसकी वजह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान से असंतुष्ट नजर आता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को यह भी पता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक कठपुतली जैसे नेता हैं और वहां की जो वास्तविक जो संचालन करता वहां की आर्मी और आईएसआई है, और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के साथ सीआईए के चीफ हों या जो अन्य बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री हैं वो बात कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान के साथ
जो नया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है और स्वयं जो राष्ट्रपति बाइडेन है, उन्होंने एक बार फोन तक से बात नहीं की है। तो ये स्पष्ट रूप से इस बात को दिखाता है कि जो पाकिस्तान की दिखावे की जमहूरियत है, उसको अमेरिका बहुत अच्छी तरह से समझता है और इसी वजह से वो इमरान खान को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता। और वो जो वहां के जो वास्तविक संचालन करता आर्मी और आईएसआई है, उसी के साथ वो डील कर रहा है, उसी को गंभीरता से लेता है। राइट सर, तो ये पाकिस्तान की सच्चाई को दिखाता है। राइट सर, ये तो एक पहलू है। और दूसरा पहलू है कि यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइन में भी बड़ी चीजें चल रही हैं, जिनमें G4 और G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है और आज डॉक्टर जयशंकर ने भी वहां पर मीटिंग्स में हिस्सा लिया और बड़ी बातें जो है वो की है। इकोनॉमिक से लेकर कोविड और कोविड से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर टेररिज्म तक आज एक ज्वाइंट एफर्ट्स दिखे हमने G4 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के अंदर भी और G20 ग्रुप के अंदर भी। जी, देखिए, G4 की बैठक, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रिफॉर्म की बात कही जाती है, पूरे यूएन सिस्टम की जो रिफॉर्म की बात कही जाती है और उसमें जो भारत जैसे राष्ट्रों को जो उचित स्थान दिलाने की बात कही जाती है, जापान जैसे राष्ट्रों को उचित स्थान दिलाने की बात कही जाती है, उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और आप जानते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं वो अपने 76वें अधिवेशन को करने जा रहा है और हम जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो 21वीं सदी के तीसरे दशक में है, जबकि ये जो संस्था थी वो 1945 में बनाई गई थी। तो जाहिर है कि जो 20वीं शताब्दी की स्थितियां थी और 21वीं शताब्दी का जो तीसरा दशक है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान यूएनजीए में वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की भी बात करेंगे, पूरे यूएन सिस्टम के भी रिफॉर्म की बात करेंगे। इस बात को भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है, भारत के विदेश सचिव ने इसके बारे में सूचना दी थी। और साथ ही साथ जो G20 के जो नेता हैं वो भी आपस में मिलेंगे ताकि जो आर्थिक सहयोग है राष्ट्रों के बीच में वो और अधिक गहरा हो। राइट सर, अब जरा जब यूएन की बात चल रही है, सेशन चल रहा है, तो एक डिप्लोमेटिक चेंज देख रहे हैं हम जी। अफगानिस्तान के फॉर्मर सरकार ने एक आदमी को रिप्रेजेंट किया वहां पे, वो आज दोबारा जा रहा है जी, मैं जी रिप्रेजेंट करूंगा अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट जो तालिबान की है, उन्होंने डॉक्टर सोहेल शाहीन को जो है वो सामने रखा है। तो अब क्या हो सकता है आगे? क्या जो प्रेजेंट सेटअप है उसको बोलने का मौका दिया जाएगा? और अगर वो मौका दिया जाता है बोलने का, तो बड़ी चीजें इशारों में और बड़ी चीजें डिप्लोमेटिक लाइन में अफगानिस्तान के लिए आसान होनी है उसके बाद। देखिए गौर साहब, ये जो यूनाइटेड नेशंस जरूर इनको मौका देगा और अभी आपने देखा कि अभी हाल के समय में ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था और ये जो रेजोल्यूशन है जो विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों की तरफ से लाया गया था, जिसमें कि तालिबान के द्वारा शासित अफगानिस्तान को एक मौका दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने भी मौका दिया है कि वो अपनी कही गई बातों पर अमल करके दिखाए। वो जो सॉफ्ट स्टेटमेंट्स दे रहा है, वो जो महिलाओं और अल्पसंख्यकों के सम्मान की बात कर रहा है, अफगानिस्तान की जमीन को आतंकवादियों को पनाह न देने की बात कर रहा है, अपने देश के अंदर एक जिम्मेदारी भरा व्यवहार लाने की बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति जो बेहतर व्यवहार की बात करता है उसमें उसको अमल करके दिखाना होगा। उसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उन्हें पहले ही मौका दिया है और ये जो रिप्रेजेंटेटिव गए हैं उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। और जाहिर है कि ये अब तालिबान को सोचना होगा कि तालिबान अपनी कही गई बातों पर कितना अमल करके दिखाता है। आगे का जो भविष्य है, जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन तालिबान गवर्नमेंट ने यूएन के साथ खोलने की कोशिश की, आपको यह अंदाजा है कि इसके लिए राहें खुल सकती हैं? क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, वो कमेटी भी जो बैठेगी वो भी यही डिसीजन लेगी, क्योंकि उसमें अमेरिका है, रूस है, चाइना है और 2-3 और देश है ऑलरेडी वो इनके हक में। तो ये एक रास्ता यहां पर हो सकता है जहां पर तालिबान आके अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। तालिबान को अपनी बात रखने का मौका जरूर दिया जाएगा और ये बात बहुत स्पष्ट है, चाहे वो लोकतांत्रिक जो समाज हो, चाहे अन्य जो राष्ट्र हो, वो तालिबान को एक मौका देने के मूड में दिखाई देते हैं। और इसी वजह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रस्ताव भी पास करके उन्हें एक अवसर दिया गया है। लेकिन अब तालिबान को अपनी बातों पर अमल करके दिखाना होगा गौहर साहब। यदि तालिबान अपनी बातों पर अमल करके नहीं दिखाता है
तो उसकी मुश्किलें आगे की बढ़ेंगी। राह बहुत ही ज्यादा चलिए मुश्किल साबित होगी। एक फटाफट से एक कमेंट सार्क को लेकर भी है, क्योंकि कल खबर सामने आई कि सार्क का जो फॉरेन मिनिस्टर्स का मिशन था, जो मीटिंग थी, वो भी कैंसिल हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो सबसे यंग मेंबर है अफगानिस्तान, उनकी रिप्रेजेंटेशन यहां पर होनी चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे वो कंसेंसस बन नहीं पाया। ये जो डिसीजन हुआ डेफर करने का सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग का, इसे आप कितना सही मान रहे हैं? देखिए, सार्क के असफलता में जो सार्क अभी तक लगातार अपने कार्य को ठीक तरीके से नहीं कर पाया है, उसमें पाकिस्तान की जो भूमिका है सबसे ज्यादा जिम्मेदार नजर आती है। पाकिस्तान ने लगातार सार्क की जो पूरी उसका जो सेंटिमेंट्स हैं, जो क्षेत्रीय सहयोग के लिए ये संगठन बनाया गया था, उसमें लगातार अपनी आतंक परस्त नीतियों की वजह से, लगातार अपनी बाधा पैदा करने वाली नीतियों की वजह से इस पूरी प्रक्रिया में रुकावटें उसने खड़ी की हैं। और वर्तमान समय में भी जो इसने शर्त रख दी कि जिस तरीके से तालिबान को भी उसमें अवसर दिया जाना चाहिए, और स्वयं पाकिस्तान की जो नकारात्मक भूमिका पूरे अफगानिस्तान के मामलों में रही है, जिस तरीके से अब वो खुलेआम तरीके से अफगानिस्तान के मामलों में इंटरवीन करता है, पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ स्वयं काबुल में जा करके वो अफगानिस्तान के मामलों में इंटरवीन करता है, मिलिट्री इंटरवेंशन करता है, तो ऐसे में सार्क की सफलता संदिग्ध नजर आती है। पाकिस्तान की भूमिका जब तक जिम्मेदार नहीं होती, जब तक पाकिस्तान आतंक परस्त रवैये को नहीं ताकता, मुझे नहीं लगता कि ये क्षेत्रीय सहयोग ये साउथ बड़ा एशिया में इंपॉर्टेंट है। जब हम पॉसिबल ये है। कह रहे हैं डिबेट्स में कि देखिए आईएसआई के चीफ जो हैं जी वो काबुल चले गए, उसके बाद वहां पर सरकार फॉर्मेशन हुई, हक्कानी वाले ग्रुप जो है वो सामने आए, और जिस तरीके से उन्होंने चाहा वो करवा रहे हैं वहां पर, तो वहां से जो लॉजिक पैदा किया जा रहा है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, पाकिस्तानी मीडिया से, वो कह रहे हैं भैया हम तो एक ही बार गए थे, सीआईए के चीफ तो 3 बार मिलकर आए, उस पर किसी को कोई बात नहीं कहनी है। अदर देशों के यानी जो पास के पड़ोसी मुल्क है, वहां के इंटेलिजेंस अफसर जो है वो आते मिलते जाते हैं, उस पर कभी कोई एतराज नहीं होता है, तो पाकिस्तान का एक बार गया उस पर क्यों इतना हंगामा हो रहा है? तो ये जो लॉजिक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसे कितना सही माने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का? देखिए, ये जो तर्क है बिल्कुल गलत है। ये कहीं से भी इसको पाकिस्तान जस्टिफाई नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। हमने ये देखा है कि तालिबान ने जो काबुल की सत्ता पर फोर्सफुल टेक ओवर किया है, उस समय भी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने पर्दे के पीछे से तालिबान को मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया, लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया, मेडिकल सप्लाईज तक सुनिश्चित की। जो तालिबान के जो भी लड़ाके वहां पे घायल हो जाते थे, उनका इलाज वगैरह भी उन्होंने किया। साथ ही साथ आतंकियों को भी भेजा कि वो तालिबान की जाकर के मदद करें। तो ये पाकिस्तान की जो भूमिका रही है हाल के समय में भी लगातार नकारात्मक रही है। और जब तालिबान सरकार बनाने की कवायद कर रहा था, तो उस समय भी पाकिस्तान के जो आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद स्वयं वो काबुल पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने तालिबान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरवीन करने की कोशिश की। साथ ही साथ जो पंजशीर में जो ऑपरेशन चल रहा था, उसमें पाकिस्तान ने डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन किया, अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। तो ये पाकिस्तान जिस तरीके से नकारात्मक तरीके से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, तालिबान की राजनीति में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के। सॉरी मेरे पास टाइम जी खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी सर ज्वाइन करने के।